हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वन रक्षक और वन जीवन रक्षक का जो पेपर होने वाला है 21 अगस्त को। तो यूपी ट्रिपल एस आयोग जो करा रहा है उसी संबंधित ये वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें परीक्षा योजना देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। तो लिखित परीक्षा होगी 200 अंक की और इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसके विषय देख लेते हैं। तो पहला भाग में आएगा हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। प्रश्नों की संख्या 80 होगी, टोटल 80 अंक का। इसके बाद दूसरा भाग होगा सामान्य जानकारी या कि जनरल नॉलेज का, और इसमें जो है 60 प्रश्नों की संख्या होगी, 60 नंबर का। ठीक है। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण का 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। 2 घंटे 30 मिनट का जो है पेपर होगा, और ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दिया गया है, जो कि कुल 1/4 यानी कि 25% अंक जो कि नेगेटिव मार्किंग होगा अगर गलत आंसर होगा तो। ठीक है। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 नंबर के ये वन फॉरेस्ट गार्ड के में पूछे जाएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट में। वो होगा भाग 2 सामान्य जानकारी में। ठीक है। सामान्य जानकारी के जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हम प्रैक्टिस सेट ज्ञान मुद्रा के बुक से लिए हैं, जो कि स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ। इसमें देख लेते हैं पाठ्यक्रम में और चीज़ें। तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट व समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। ठीक है। सामान्य जानकारी में अगर हम देखेंगे तो इसमें आएगा उत्तर भाग अभ्यर्थियों को चारों ओर के वातावरण के संबंध में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। समाज में उसके उपयोग और संबंध में उसकी योग्यता आंकने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त भाग में समसामयिक घटना चक्र यानी कि समसामयिक घटना यानी कि क्या है हम करंट अफेयर पूछे जाएंगे। ठीक है। प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ये भी करंट अफेयर के अंतर्गत आ जाएगा। और तथा अनुभव में आने वाले तथ्य विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से संबंधित होगा। इसमें वैज्ञानिक पहलुओं को ज्ञान होगा। वन पर्यावरण व जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी जो है किसी इंटरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से सामान्य जानकारी में ये कोई विशेष रूप से कोई एक चैप्टर नहीं दिया गया कि मैं हिस्ट्री से पूछूंगा, ज्योग्राफी से पूछूंगा या फिर संविधान से पूछूंगा। इस तरीके से बताया गया है कि हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखें तो इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण में, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इस भाग में जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण और पहचान करने और तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधित समानताओं संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष लगाने के लिए बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित। तो एक तरीके से जनरल रीजनिंग टाइप का होगा, तर्क क्षमता आपकी इसमें क्या कहते हैं कि एबिलिटी की जाएगी। तो इस तरीके से ये इसका हो गया सिलेबस, और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के सामान्य जानकारी का जो है प्रैक्टिस सेट, जो कि भाग 2 है। और इसमें जो है नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट लिए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम देखने वाले हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो 30 प्रैक्टिस सेट टोटल हैं, जिसको हम एक एक करके बारी बारी से जो है देखने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। और अगर चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। और पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक है, ये बताना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। तो अगर हम बात करेंगे कि किस राज्य में सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है, तो वो हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के क्या है वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो वन रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। वन रिपोर्ट की बात करें तो वन रिपोर्ट 2021 का डाटा आ चुका है, आप लोग इसको जरूर जाइएगा। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है वन रिपोर्ट का। ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको वन रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि की बात करेंगे तो कौन सा राज्य है, तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनावरण की वृद्धि हुई है। और सबसे अगर कमी हुई है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा कमी हुई है।
वनावरण में, ठीक है। अगर हम अब आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। वो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में सागौन के सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं वन क्षेत्रफल में, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अधिक देखेंगे वन क्षेत्र किसमें है, तो वो है मिजोरम राज्य। मिजोरम में क्या है कि परसेंटेज की अगर प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मिजोरम में हो जाएगा। कुल वनावरण और वृक्षावरण का कितना परसेंटेज है, तो ये है 24.62% 2021 के अनुसार, ठीक है। 24.6 यानी 24.62% है जो कि कुल वनावरण और वृक्षावरण को ढकता है। अगर हम देखेंगे तो वन रिपोर्ट के अनुसार कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, जो कि मानक स्तर से बहुत कम है। तो ये हो गई कुछ बातें। अब देखते हैं पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पर्यावरण अपकर्ष, अपकर्ष से पूछा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, उपयुक्त सभी, ठीक है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, तो उपयुक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष की बात करेंगे तो प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता को हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसी को क्या कहते हैं, अपकर्ष कहते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित किसकी वजह से है। जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो ये जो है प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण, ये तीनों मुख्यतः कारण बनते हैं जलवायु परिवर्तन के। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर, तो भारत के किस राज्य के त्रिकूट पहाड़ी में दर्दनाक रोपवे दुर्घटना 10 अप्रैल 2022 को हुई थी। इसमें बताना है कि ये त्रिकूट पहाड़ी किस राज्य में है जहां पर रोपवे दुर्घटना हुई थी 10 अप्रैल 2022 को। इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड राज्य, ठीक है। त्रिकूट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, झारखंड में है। और ये जो है यहाँ पर क्या है, ये 3 मुख्य चोटियाँ हैं इसकी, इसी वजह से जो है इसको त्रिकूट नाम दिया गया है, ठीक है। 3 मुख्य चोटियों में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इसको कहा जाता है। इसमें से 2 चोटियों पर ही पर्यटकों का जो है आवागमन होता है या इसके लिए खुला हुआ है। बाकी एक चोटियाँ बहुत ही दुर्गम और बहुत जटिल है, वहाँ पे चढ़ना जाना, इसलिए उसको बंद किया गया है, ठीक है। और ये झारखंड के कहाँ पर है, तो ये देवघर के 20 किलोमीटर के रेंज में, 20 किलोमीटर के पास में है, ठीक है। देवघर से, देवघर एक जगह का नाम है, तो वहाँ से जो है 20 किलोमीटर के पास त्रिकूट की पहाड़ी है। और इसकी तलहटी में, यानी कि इसके नीचे जो है ज़मीन पर, इसके किनारे त्रिकूट पहाड़ी के मयूराक्षी नदी बहती हुई, या फिर इसको कह देते हैं मयूराक्षी नदी क्या है, इसकी तलहटी जो है ढकी हुई है, घिरी हुई है, ठीक है। मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी की बात करें तो बाद में जाके हुगली में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। तो ये था इस तरीके से इसमें जो है इसका कुछ चीज़ें, कुछ बातें। और ये रोपवे दुर्घटना हो गया था इसमें 10 अप्रैल 2022 को। रोपवे यानी कि एक लंबा तार के ऊपर जो छोटा सा केबिन होकर उसमें बैठे होकर जाता है ना, तो उस तरीके से बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ पे, और पर्यटकों के लिए बहुत ही लुभावना, बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ पर जाते थे तो दुर्घटना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह किसकी है, संग्रह क्षमता किसकी है बताना है, किलोबाइट, गीगाबाइट, जियोबाइट या फिर टेराबाइट। इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा जियोबाइट, ठीक है। जियोबाइट जो है सबसे अधिक, इनमें से सबसे अधिक संग्रह क्षमता है। अगर हम इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अब देखिए मेमोरी यूनिट की कुछ हम देख लेते हैं चीज़ें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। जियोबाइट सबसे बड़ी होती है। अगर हम देखेंगे तो एक निबल होता है, निबल बराबर होता है कितना, एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स के, ठीक है। 4 बिट्स के एक निबल बराबर होता है। और एक बाइट अगर हम बात करेंगे तो वो 8 बिट्स के होता है, ठीक है, 8 बिट्स के होता है। इसके बाद होता है 1 किलोबाइट, यानी इसको केबी कहते हैं लार्ज शॉर्ट फॉर्म में। तो 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स के, ठीक है, बाइट्स के। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1 MB यानी कि मेगाबाइट, एक मेगाबाइट की बात करेंगे, MB की बात करेंगे तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB यानी कि किलोबाइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1 GB यानी कि गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB के, यानी कि मेगाबाइट के होता है, ठीक है। इसके बाद 1 GB के बाद अगर हम देखें तो 1 टेराबाइट आता है। 1 टेराबाइट की बात करेंगे तो ये बराबर होता है 1024 GB के, यानी कि गीगाबाइट के, ठीक है। टेराबाइट हो गया तो एक पीबी मीन्स पेटाबाइट, एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 TB के, यानी कि टेराबाइट के होता है।
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक टीबी के बाद एक पीटी के बाद एक ईबी आता है। ईबी मीन्स एक्साबाइट, ठीक है। ईबी मीन्स क्या होता है? एक्साबाइट। एक्साबाइट बराबर ये होता है 1024 पीबी के, यानी कि पेटाबाइट, ठीक है। इसके बाद आता है एक जेडबी। जेडबी मीन्स जेट्टाबाइट। जेट्टाबाइट बराबर होता है 1024 ईबी के बराबर होता है, ठीक है, ईबी के। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक जेट्टाबाइट के बाद आता है एक वाईबी। वाईबी मीन्स योट्टाबाइट होता है और ये होता है 1024 जेडबी के, यानी कि जेट्टाबाइट, यानी कि एक वाईबी बराबर 1024 जेडबी। इसके बाद आता है ब्रोंटोबाइट, यानी कि एक बीबी, यानी कि ब्रोंटोबाइट होता है और ये होता है 1024 वाईबी के, योट्टाबाइट के बराबर होता है। ब्रोंटोबाइट के बाद आता है एक जीबी, ठीक है। अब ये जीबी जो होता है ये जियोब बाइट होता है, ठीक है, जो इसी पार्ट में दिया गया है। तो एक जियोब बाइट बराबर होता है 1024 ब्रोंटोबाइट, यानी कि बीबी, ठीक है। तो इस तरीके सबसे बड़ी क्या होती है संग्रह? एक जीबी, यानी कि जियोब बाइट होती है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा जो पंचायत चुनाव जो होता है उसका निर्णय जो करा जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायतों का संगठन एक आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है पंचायतों का संगठन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है 1992 का? वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं चौलर नृत्य। चौलर नृत्य जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? चौलर नृत्य की बात करेंगे तो ये जो है आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का कथक जो नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद अगर हम देखें तो ब्रज क्षेत्र के जो नृत्य है वो है मयूर नृत्य, लठमार होली नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला नृत्य, ये सब ब्रज क्षेत्र के आते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वांचल क्षेत्र में जो है छोलिया नृत्य, धीवर नृत्य, नटवरी नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, ये सब पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्तिक नृत्य, सौरा या सैरा नृत्य, धुरिया नृत्य, राई या फिर पाई डंडा नृत्य, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के आते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर अवध क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे जोमनी नृत्य, कलाबाज नृत्य, ये सब होता है। मिर्ज़ापुर में अगर हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर सोनभद्र तो यहाँ पे क्या क्या होता है? कर्मा, वारसीला नृत्य, ढरकहारी नृत्य और ये जो दिया गया है चौलर नृत्य, ये भी मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें होगी। नेक्स्ट देखते हैं मलक्का जल डमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा बी पार्ट, मलक्का और इंडोनेशिया के मध्य, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य है? मलक्का जल डमरू मध्य, ठीक है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य की बात करें तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देश की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है उसको क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा है सुंडा जल डमरू मध्य, ये जो है जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है, ठीक है। सुंडा जल जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य जो सुंडा जल डमरू मध्य है। इसके बाद नेक्स्ट है बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो ये अलास्का और रूस के मध्य पाया जाता है जे बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। फिर आता है जिब्राल्टर, जो कि ये यूपी लेखपाल में अभी पूछा गया हाल ही में। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है वो स्पेन और मोरक्को के बीच पाया जाता है। स्पेन और मोरक्को। देश की बात करेगा तो स्पेन और मोरक्को, अगर सागर की बात करेगा तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य पाया जाता है जिब्राल्टर, ठीक है। जो कि यही पूछा गया था कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य कौन सा है जल डमरू मध्य? तो मलक्का जल डमरू मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें बताना है कि चैत और बिहार में क्या अंतर है, ठीक है। चैत और बिहार का अंतर बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका राइट हो जाएगा बी पार्ट। चैत जो होता है वो पूजा स्थल से संबंधित होता है, जबकि बिहार उसको कहते हैं जहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। यानी कि ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका जो है दायर की जा सकती है? यानी कि अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे तो उसमें कौन सा रिट जारी करता है? तो आंसर इसका हो जाएगा 10 का सी पार्ट, हैवियस कार्पस जारी किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, हैवियस कार्पस। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के तहत जो है शक्तियों का प्रयोग करके रिट जारी करता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी करता है।
अब अगर हम देखें तो 5 प्रकार की होती हैं रिट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैवियस कार्पस इसको कहते हैं। ये क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जा सकता है, जैसे कि अवैध नज़रबंदी या फिर हिरासत या फिर गलत तरीके से किसी को बंदी बनाया गया हो तो उसके रखने के खिलाफ जो है जारी किया जाता है। ठीक है। दूसरा है उत्प्रेषण लेख यानी कि कैटियोररी। ठीक है, ये जो है सर्टियोररी जो है ये उत्प्रेषण लेख इसको हिंदी में कहते हैं, और ये जो है किसी निर्णय या आदेश की घोषणा के बाद इसको जारी किया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है परमादेश यानी कि मैंडमस की बात करेंगे तो ये जो है इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसका अर्थ होता है आज्ञा देना। ठीक है। इसके बाद चौथा आता है प्रतिषेध की बात करें तो ये मना करना या रोकना या फिर लोक नियमन के यानी कि इसका लोक नाम जो अगर देखेंगे प्रतिषेध का तो क्या होता है, स्टे ऑर्डर। जो स्टे ऑर्डर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। ये भी रीट चौथी रीट हो गई। पांचवी रीट है अधिकार परीक्षा में इसको वारंटो इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये जो होता है अदालतों द्वारा निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है। और शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो किस अधिकार से, इसको जो है हिंदी में कहते हैं। तो 5 प्रकार की रीटियाँ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है। भारत के संविधान में अगर बात करेंगे तो बजट शब्द कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में जो है भारत के केंद्रीय बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। राइट आंसर ये पार्ट हो जाएगा। 112 के अंतर्गत अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की लेखक कौन है। इसके राइट आंसर की बात करें तो B.S. मिन्हास जो है ये प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद जो रेखाएं होती हैं उनको भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। पोटवार पठार की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। पंडित किशन महाराज जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बनारस की कबीर चौरा में। और ये जो है तबला वादक मतलब थे, ये तबला का बजाते थे। इसके बाद अगर हम अल्लाह रखा की बात करेंगे तो ये भी तबला वादक थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म जम्मू में हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो ये कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, ये इनका भी जम्मू और कश्मीर में हुआ था। और ये जो है संतूर वादक थे। ठीक है। इसके बाद भोंदू खां का कोई मेंशन नहीं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जो है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। मरु उद्यान नेशनल पार्क है, सवाई मानसिंह है मानस वन अभ्यारण्य। इसके बाद कनक सागर वन अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी है वन अभ्यारण्य। ठीक है। और केला देवघाना पक्षी विहार ये भी राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब जो है, पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क, हरिकेन नेशनल पार्क, ठीक है, झज्जर पिछोली नेशनल पार्क, विविध भासो जो है नेशनल पार्क, ये सारे सब पंजाब में पाए जाते हैं। और इसके बाद ओडिशा की बात करेंगे तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सुना बेडा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोट्टागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब ओडिशा में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट, छत्तीसगढ़, जहाँ पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट, रश्मि माधुरी ने जो है मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जो है जीता है। 2022 अगर मिस इंडिया 2022 की बात करें तो सीनी सेट्टी हैं जो कि कर्नाटक की हैं, ठीक है, और रश्मि माधुरी भी कहाँ की हैं, कर्नाटक की हैं। अगला क्वेश्चन, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार लेने वाली किस्म है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, ये चावल की किस्म है IR-20, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 अक्टूबर 2021 को किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। तो कौन है, तो वह है राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़ को जो है भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए जाने की घोषणा 15 अक्टूबर 2021 को किया गया है। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो यह रट लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, ठीक है, 1% होता है। अगला क्वेश्चन,
वह वस्तुएं जो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं वो क्या कहलाती हैं? तो उनके राइट आंसर की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा अंत्य वस्तुएं। उसको क्या कहते हैं? अंत्य वस्तुएं, जो उपभोग तथा निवेश के लिए निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के सिक्के जारी करने का लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत का जो सिक्का जारी किया जाता है वो, अगर हम बात करेंगे तो वो जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। बाकी जो ये नोट जारी होता है ये कौन जारी करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है नोट जारी करता है। बाकी जो सिक्के जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से लोक नृत्य है, राज्य दिया गया है केरल करगम, गुजरात गरबा, और ठीक है यहाँ पे राज्य होगा और यहाँ पे जो है लोक नृत्य होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नौटंकी, पश्चिम बंगाल जटन। इसमें से कौन सा गलत है? गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा केरल, जो करगम दिया गया है ये गलत है। ठीक है, केरल की अगर हम बात करेंगे तो ये करगम नृत्य जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? करगम। ठीक है, और इसके बाद अगर हम केरल की बात करें तो केरल में कथकली है। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये सब क्या है? नृत्य, ये सब केरल की हैं। अगला प्रश्न, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में किसका सामान्यतः प्रयोग करते हैं? तो कस्टर्ड पाउडर की बात करेंगे अगर हम तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, मक्का। मक्का का प्रयोग जो है कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? महाद्वीपीय रेलवे की बात करेंगे विश्व की सबसे लंबी तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, भारोत्तोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन पर तहत जो है 800 करोड़ नेपाली रुपए अनुदान सहायता प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, भारत। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान जो थे ये इटावा घराने के थे। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो इसके राइट अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में दूरदर्शन नामक एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना किया गया और इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये अर्थशास्त्र में कहा गया है। आंसर इसका सी पार्ट। इसके कौन से लेखक? तो उनको कौटिल्य कहा जाता है। इनका फेमस नेम क्या है? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, इनको अन्य नाम, एक और नाम है विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी कौन थे? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सुभाष एलवाई। ठीक है, सुभाष एलवाई जो है ये पहले अधिकारी बने हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक की तो कब हुआ था? तो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हुआ था और इसका शुभांकर याद रखिएगा सोमाइटी था। ठीक है, सोमाइटी। और इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो प्रथम स्थान पर पूरे देश में बात करेंगे तो चीन था। इसने टोटल 207 पदक जीता था। और इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है और 124 पदक के बाद यूएसए जो है तीसरे नंबर पर 104 पदक के साथ। भारत की बात करेंगे तो भारत जो है 24वें नंबर पर था और ये जो है कितने पदक जीता था इसने? 19 पदक। ठीक है, 19 पदक जीत के साथ 24वें नंबर पर था और 19 पदक में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता गया था। ये बातें होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई तटीय परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा? ये बात बतानी है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट। 2023 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है पूर्ण करने के लिए। तो आंसर आपके क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। गोवा कौन सा लक्ष्य है? गोवा जो है कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? प्रत्येक घर में खुले में शौच मुक्त। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है पहले स्थान पर आ गया है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें इसके आंसर की तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। दोनों लक्ष्य जो है प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएंगी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित, भरतनाट्यम भी और कुचिपुड़ी भी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये जो है किस राज्य का है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
इनमें से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलन की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बाल मुरली कृष्ण जो थे ये वायलिन बजाते थे। बाकी कन्याकुमारी की बात करेंगे तो कन्याकुमारी जो है ये भी वायलिन बजाती थी, ठीक है। मीता पंडित जो थी ये जो है गायिका थी, ठीक है, गायिका। और इसके बाद निखिल बनर्जी जो थे ये क्या थे? ये सितार वादक थे। निखिल बनर्जी क्या थे? सितार वादक थे। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। बाल मुरली कृष्ण जो थे ये वायलिन वादक थे। अगला है पंचांडो नैमिसारण हनुमानगढ़ी व्यास गद्दी और महर्षि दधीच का तपस्थल किस जनपद के मुख्य दर्शनीय स्थल है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। ये सीतापुर का सभी दर्शनीय स्थल है, मुख्य आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये लखनऊ में स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तीर्थस्थल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। कौन सा इसमें से गलत है? गलत अगर हम देखते हैं तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ सही है। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों के 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे, ये भी सही है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था, ये भी सही है, ठीक है। अब गलत कौन सा है? तो गलत डी हो जाएगा, क्योंकि एक गलत इसमें से। तो डी में क्या लिखा है? हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्य की पहाड़ी कहा जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला में नहीं, चित्रकूट जो है कहाँ पर है? सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, तो हिमालय वहाँ पर नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट गलत है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल ये सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून ये भी सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर ये भी सही है। विश्व कैंसर दिवस 1 जनवरी ये गलत है। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है हर वर्ष, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इबिसा यानी कि के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली मीटिंग भारत में अध्यक्षता में कब संपन्न हुई थी ये बताना है। इसके राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 15 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ था। इबिसा की बात करें तो एक डायलॉग मंच है जो इसमें भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, माने कि इसमें 3 देश मिलकर इसको जो बनाए हुए हैं इबिसा, ठीक है। भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। और ये जो है एक विपक्षीय विकासात्मक पहल है इसमें, जो तीनों लोग मिलकर एक बैठते हैं, इसके बाद अपने अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें इसमें बातें जो होती हैं डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला है भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थित है? नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। कर्नाटक राज्य प्रथम राज्य बन गया है जिसने 1% आरक्षण दी है ट्रांसजेंडरों को, ठीक है। नेक्स्ट है एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा की सरकार द्वारा, आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर है। एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उत्तर प्रदेश द्वारा 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। भारत का पहला फायर पार्क 2021 में कहाँ पर जो है स्थापित किया गया? फायर पार्क की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ओडिशा में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन किस देश से संबंधित है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये ब्रिटेन राज्य से संबंधित, ब्रिटेन देश से संबंधित है, ठीक है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आकांक्षा पोर्टल जो है ये कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। आकांक्षा पोर्टल जो है ये कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा उन्होंने लॉन्च किया है, और इसमें जो है कर्नाटक के सभी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर जो है विवरण प्रदान करता है ये पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट होगा, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उर्वशी किस कवि की रचना है? उर्वशी की बात करेंगे तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रासमरती भी है, कुरुक्षेत्र भी है, रेणुका भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है चमोली त्रासदी 2021 कब घटी थी? चमोली त्रासदी जो आई थी ये कब घटा था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 7 फरवरी 2021 को। इसमें क्या होता है, ग्लेशियर पिघल गया था जिसमें अचानक बाढ़ आ गया था और जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। चमोली कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। इसमें से अगला क्वेश्चन है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। टीके का नाम दिया गया है देश, इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो फाइजर बायोटेक जो दिया गया है ये इसमें दिया गया है डी पार्ट फ्रांस, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी और सारे सही हैं। कोविशील्ड भारत, कोरोना वैक चीन और मॉडर्ना अमेरिका की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका निधन हो चुका है। निधन की बात करें तो अनुपम श्याम ओझा, राधे श्याम खेमका, प्रोफेसर सतीश कुमार चिन्ने, ये तीनों का निधन हो गया। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, इन तीनों उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है इसमें से। तो स्ट्राइकर, पेनाल्टी किक, स्वीपर, ये तीनों संबंधित है फुटबॉल से। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। मोरिया द्राघी किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मारिया द्राघी जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री बनी है। तो इटली के बने हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार ने 19 फरवरी 2021 को किस जनपद का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखे जाने की जो है घोषणा की है। तो ये जो है वो कौन सा जनपद है। तो उसका नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम क्या हो जाएगा, नर्मदापुरम। ठीक है, ऑपरेशन नंबर प्लेट किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है ये रेलवे स्टेशन के पार्किंग में खड़े वाहनों से संबंधित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में किस भारतीय महिला गेंदबाज ने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन सी महिला गेंदबाज है। तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो हैं झूलन गोस्वामी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, झूलन गोस्वामी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व सह सीईओ 1 जनवरी 2022 से किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है विश्व शांति केंद्र, जो कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, जो कि मार्च 2022 में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो वो राज्य है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को जो है वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में जो है प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर किया गया है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, तो ये किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग आखिर और क्या क्या मतलब वन फॉरेस्ट से जो चाहते हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।